नोट्स दो। लिखो। बोलो, पॉइंट वाइज लिखते जाओ। द COM मूव्स, फर्स्ट पॉइंट है, द COM मूव्स as if, the COM moves as if all the mass, the COM moves as if all the mass of the system is concentrated, all the mass of the system is concentrated at its COM, all the mass of the system is concentrated at its COM, and all the external forces acting on the system were applied at this point. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, were applied, all the external forces were applied at this point. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, if net external force in any particular direction, if net external force in any particular direction on a system consisting of more than one particles, on a system consisting of more than one particle or bodies is zero, and if COM was at rest initially, and if COM was at rest initially, the COM and if COM was at rest initially, then the COM will not move, in that direction, even though some particles of the system may move in that direction. कहने का मतलब ये है, एक बॉम्ब ले लो,
ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा सपोज दो फ्रैगमेंट्स में, एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। बॉम्ब जो फूटता है वो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल एनर्जीज के कारण होता है। सपोज ये दो में टूटा, तो एक पार्टिकल अगर एक्स में जाएगा तो दूसरा कहाँ जाना चाहिए, -x में। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या मूव करेगा, नहीं, सेंटर ऑफ मास पहले यहां था तो वो अभी भी यहीं रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पर सेंटर ऑफ मास एक्स में मूव नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? सेम वाई में बोल सकते हो कि अगर वाई में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो COM वाई में मूव नहीं करेगा, टुकड़े वाई में मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। मोशन ऑफ COM, नेक्स्ट पॉइंट है, मोशन ऑफ COM is not affected, motion of COM is not affected by internal forces, motion of COM is not affected by internal forces since they always act in pairs, since they always act in pairs and therefore cancel out, since they always act in pairs and therefore cancel out, so their net contribution cancel out, so their net contribution to ACM is 0। ये फॉर्मूला नीचे लिख लो। तो यहाँ पे हमने कौन सा फोर्स लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स। क्या इंटरनल फोर्स लिखते हैं, नहीं। ये फॉर्मूला नीचे ऐड कर लो। नहीं, कुछ एक दो क्वेश्चन चले गए होंगे तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट मैंने VCM अलग से ढूंढ के नहीं दिया है। WPE में ही कोई क्वेश्चन हो जाए VCM का तो वो अलग बात होगी, बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने किया है, बॉब राइज कर रहा है, वो सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। आई डोंट थिंक अलग से सर्कुलर मोशन से दिया है मैंने। अगला पॉइंट लिखे, COM मूव्स, नेक्स्ट पॉइंट है, COM moves only under the action of, COM moves only under the action of external forces, under the action of external forces, and it moves such that, and it moves such that all the mass of the system, and it moves such that all the mass of the system were concentrated at this one point. All the mass of the system were concentrated at this one point, comma, its COM। तो नीचे ये फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला नीचे ऐड कर लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन दी, ये नेट फोर्स ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स ही होता है।
in the absence of external forces, in the absence of external forces, 1 और 2 करके लिखना है, पहले लिखना फर्स्ट, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस 1 एंड 2 करके लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखना ACM इज इक्वल टू 0, ACM is equal to 0 irrespective of the acceleration, irrespective of the acceleration of individual masses. सेकेंड पॉइंट में लिखना location of COM, location of COM is fixed, location of COM is fixed, that is I dot E, that is M1 comma M2, that is M1 comma M2 always meet, M1 comma M2 always meet at their COM, M1 comma M2 always meet at their COM. ये डायग्राम बना लो बस ये, यहाँ पे इस वाले को ज्वाइन कर देना एक लाइन से, पूरा ये गोला विला बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मार्क कर देना, थोड़ा हैवी मास के पास ले चलो इसको, तो आप लिख लोगे ACM इज इक्वल टू 0, कॉमा लगा के A1 नॉट इक्वल टू 0, A2 नॉट इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन जब किया था तब भी आपने लिखा था कि A कॉमा B ऑलवेज मीट कहाँ पे, ये डायग्राम, ये दो बातें, अर्थ और मून में है ना, कौन किसके चक्कर लगाता है, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और एज अ फैक्ट याद रखना कि अर्थ और मून को एज अ सिस्टम मान लें तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है किसके पास रहेगा, अर्थ के पास कि मून के पास, अर्थ के पास। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली अर्थ के सरफेस के बाहर भी नहीं जाता है, सरफेस से 1700 किलोमीटर अंदर है, आ रहा है समझ में, इसीलिए अर्थ वॉबल भी करता है क्योंकि उसको घूमते घूमते इसके भी चक्कर लगाने हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पे, इन केस ऑफ लास्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ explosion of a projectile, in case of explosion of a projectile, the COM, in case of explosion of a projectile, the COM continues, the COM continues along the same parabolic path, the COM continues along the same parabolic path which it would have followed, which it would have followed if there were no explosion,
if there were no explosion, एक डायग्राम बना ले। अब ये कहीं भी एक्सप्लोड करे ऑलवेज ट्रू है। सपोज यहाँ पे ये टूटता है कुछ टुकड़ों में, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, सब अलग अलग टुकड़े हैं। तो हम बोलेंगे ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है, दिस इज पाथ ऑफ COM बिफोर एक्सप्लोजन, और ये हो जाएगा ये इधर कहीं चला जाए, ये इधर कहीं चला जाए, ये यहाँ कहीं चला जाए, ये यहाँ कहीं चला जाए, पर सभी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सेम पाथ फॉलो करेगा। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले, टेस्ट में आया भी था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किस एग्जाम में ये अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, बट इंजीनियरिंग एंट्रेंस था। उसमें भी सेम सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पाथ पे ही आएगा। दोनों का पाथ अलग अलग हो सकता है, बट सेंटर ऑफ मास सेम पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन भी हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है, इंटरनल एनर्जीज के कारण हो रहा है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास उसी स्ट्रेट लाइन पे आते रहेगा, क्योंकि वो जो आदमी जब बैग फेंक रहा है तो उस पर ग्रेविटी कहाँ लग रही है, तो वो उसी सेम स्ट्रेट लाइन में आते रहेगा जिसमें वो पहले नीचे आ रहा था। तो इवन दो आदमी आगे जाएगा, बैग पीछे जाएगा, बट इनका सेंटर ऑफ मास सेम स्ट्रेट लाइन पे आएगा। इसी पे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा, अभी लिखवाऊंगा, ये डायग्राम बना लो फिर। लिखो 2005 में पैदा हुए थे क्या आप लोग? उस साल का सवाल है। बट एक्सटर्नल फोर्स तो हैवियर मास को वहां नहीं लेके जा रहा है ना। अब दोनों को सिस्टम मान, एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो क्या? एक्सप्लोजन के बारे में ये याद रखना, इट इज ड्यू टू इंटरनल एनर्जीज एंड इंटरनल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि नहीं है, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे तो नहीं है। आ रहा है समझ में? इनिशियली वो मूव कर रहा है तो वो सेम लाइन पे मूव करेगा। और प्रोजेक्टाइल का इनिशियल मोशन का पाथ कैसा होता है, इवन दो ग्रेविटी एक्ट करी, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में ही सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, वो पहले पैराबोलिक में ऊपर में इवन दो एक्सप्लोजन हो गया,
तो ऊपर में टुकड़े किधर भी जाएंगे बिखर के, बट सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करके नीचे आएगा। और वो पार्टिकल्स का मोशन ऐसे बैलेंस आउट होगा कि सेंटर ऑफ मास सेम पाथ फॉलो करे, ठीक है, वरना लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि सीक्रेट है फिजिक्स में। तब फिर चेंज होगा, तब चेंज होगा, तब वो मूव भी करेगा, एक्सीलरेट भी करेगा, डिस्प्लेस भी होगा, वेलोसिटी भी आएगा। बट सिंस क्योंकि हम लोग जो एक्सप्लोजन बॉम्ब वगैरह की बात करते हैं वो इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल एनर्जीज के कारण होता है, तो उसकी वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। पर जैसे ही बाहर से फोर्स आएगा सिस्टम का मोमेंटम बिल्कुल चेंज होगा। लिखो भाई क्वेश्चन। अ बॉडी कैपिटल ए, लिखो लिखो, बात मत करो। A body capital A of mass capital M, a body capital A of mass capital M, while falling vertically downwards, while falling vertically downwards under gravity, while falling vertically downwards under gravity, breaks into two parts, breaks into two parts, bodies capital B comma capital C, bodies capital B comma capital C। तो ए जो बॉडी था कैपिटल एम मास का वो दो टुकड़ों में टूटा, एक बी और एक सी। आगे लिखना, बॉडी कैपिटल बी हैज मास, बॉडी कैपिटल बी हैज मास 1/3 कैपिटल एम, 1/3 कैपिटल एम, एंड बॉडी सी हैज मास, एंड बॉडी सी हैज मास 2/3 कैपिटल एम। द सेंटर ऑफ मास, अब क्वेश्चन शुरू होता है। द सेंटर ऑफ मास of bodies capital B comma C, the center of mass of bodies B comma C taken together, the center of mass of bodies B comma C taken together compared to that of body A, compared to that of body A shifts towards options लिखना। फर्स्ट ऑप्शन है सी की तरफ, टुवर्ड्स सी। सेकंड है टुवर्ड्स बी। थर्ड है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ब्रेकिंग, थर्ड है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ब्रेकिंग, और फोर्थ है डज नॉट शिफ्ट। क्या आंसर होगा? इसी से सोचना, इसी लॉजिक से। अब बस वर्टिकली नीचे आ रहा है कैपिटल ए एम मास का, मान लो यहाँ पे ये दो टुकड़ों में टूटता है, एक सी इधर है और एक बी इधर है। इसका मास कितना दिया था? बी का कितना था? 1/3। ये बी है, इसका मास है m/3। ये सपोज इधर गया, सी थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये कितने का था? ये सपोज इधर गया, तो कह रहा है कि इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इनका कंबाइंड वाला किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इसकी तरफ, इसकी तरफ, या ओरिजिनल वाले की डायरेक्शन में ही रहेगा? ओरिजिनल वाले की डायरेक्शन में ही रहेगा। तो क्या कुछ शिफ्टिंग होगी? नहीं, डज नॉट शिफ्ट आंसर है उसका। ठीक है, अब फॉर्मूले लिखने हैं भर भर के। हेडिंग लगाइएगा COM
ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, यूनिफॉर्म जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लिखना, COM ऑफ यूनिफॉर्म जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। रेंज, वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम हाइट पे टूटे तो नीचे आने में दोनों को टाइम तो सेम लगेगा। मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो इसका मास कम है तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। रेंज को हम क्या लिखते थे, Vx इंटू टी डाउन, टी डाउन क्या 2h/g ही होगा दोनों के लिए, ये मास पे डिपेंड करेगा नहीं, तो जिसका Vx ज़्यादा उसका रेंज ज़्यादा, तो छोटे वाले का रेंज ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ ही सकते हैं। एक टेबल बनानी है, लैंडस्केप में बना लोगे तो ज़्यादा बेटर है, आ जाएगा, इसमें भी पोर्ट्रेट में भी आ ही जाएगा। 3 कॉलम्स हैं, ऑब्जेक्ट, उसका डायग्राम, हाँ 13 फॉर्मूले हैं, 14, 14 ही सही। आगे एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मासेस के क्वेश्चंस पूछते हैं, नीट में भी जेई में भी, उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए वरना खेल हो जाएगा आपका। हाँ, क्या, किसका वाला पार्ट, वही सब फॉर्मूले तो है इसमें। नहीं नहीं नहीं, डेरिवेशन नहीं जरूरी, एलिमेंट कैसे चूज करते हैं वो सीख लो बस, उसमें जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में वो एलिमेंट चूज करने आना चाहिए। मैं बुक से काट के डेरिवेशन ग्रुप में डाल दूंगा। अरे ओ चाइनीज नेपाली सब बंद करो, पढ़ो, पढ़ने आए हो क्या करने आए हो। फिजिक्स में दिमाग शांत होना चाहिए, आप लोग क्यों बात करते हो, क्यों नहीं समझते हो। दूर दूर बैठा करो, नॉइस कैंसलेशन ऑन करो ना अपने कानों में। अभी तो आ रहा है, अभी भी नहीं आना चाहिए था। मेरे घर वाले ऐसे बोलते थे, अगर आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो आप गलत हो। हाउ डू यू बीट दैट। जी हाँ, जी हाँ, ऐड कर लो। डायगोनल्स भी ले लोगे तब भी वही आएगा, डायगोनल बनाने में टेढ़ा लाइन बहुत दूर तक नहीं जा पाता सही से। एक पॉइंट मैंने शुरू में लिखवाया था कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, वैसे देख लो वो ज्यादा इजी है। जियोमेट्रिकल सेंटर उसी को बोलते हैं। थिन रिंग से मतलब हमारा ये है कि उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। सिर्फ रिंग है तब भी सेम है। मोटा रिंग होगा तभी भी सेंटर पे ही आएगा। ठीक है। एक ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लो, एक ये ले लो, ये बन गया ये चार। 1 in 40 मतलब 40 चलेंगे तो 1 का राइज मिलेगा। हाइट 1 है। कई बार वो लोग ये भी लेते हैं 1 in 40 को, ये 1 ये 40, तो दोनों लॉजिक से ट्राई कर लेना। ठीक है, इंजीनियरिंग में तो हम लोग ये सीखते हैं, बट बुक्स में ये 1 और ये हाइपोटेन्यूज 40 ले लेते हैं। चेक कर लेना कौन सा मैच हो रहा है। चले आगे, रिंग बनाइए रिंग। तो रॉड का किधर होगा? मिड पॉइंट पे। स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रिंग का, स्फीयर का, हाफ रिंग का, 2r/π। ठीक है। बता रहे सब बताएंगे।
हॉलो हेमिस्फीयर का किधर होता है? वो सॉलिड का होता है r/2। क्या? हॉलो स्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है। ऑर्डर थोड़ा सा आई थिंक चेंज कर रहा हूँ, आपको जो फॉर्मूला लिखा है इससे। आई एम इवॉल्विंग। अरे चुप हो जाओ, मुंह से लिख रहे हो क्या? वो 3 शेडिंग मतलब सॉलिड है। बनाओ जल्दी यहाँ तक। और क्या क्या बच गया? कौन? तो सिलेंडर बचा है। कैसा सेमी सर्कुलर प्लेट है? रेक्टेंगुलर लैमिना सेंटर। हॉलो कौन नहीं लिखवाया था? सॉलिड कौन? सॉलिड कौन भी नहीं लिखवाया था। हो गया इतना?
चलें आगे।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है, तो इसी लाइन पे होगा, इतना ऊपर होगा। एंगल थीटा वाला अभी तक तो नीट में वहां से नहीं पूछा है, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। इतना लिखो तब तक। इसके बाद आर्क भी लिख ही लो। लिख लिया यहाँ तक? चले आगे। जरूरत पड़ेगी नहीं आर्क वाले की, पर फिर भी लिख ही लो।
कितने डिस्टेंस पे होता है? आई थिंक ये फॉर्मूला है क्या? यहाँ पे θ/2 है, द होल थिंग बाय थीटा। इसमें रेडियस r मार्क कर लेना। यहाँ पे फॉर्मूले खत्म होते हैं, एक क्यूब बचा है। ट्रायंगुलर लैमिना भी लिखवाया था क्या? आधे से ज्यादा की जरूरत है नहीं, लिख लो, रटना आपने वैसे भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लिख लो कम से कम, ताकि मैं तो बोल पाऊँ कि मैंने लिखवाया था सब, है ना। ट्रायंगुलर लैमिना का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं, अच्छा सेंट्रोइड। बन गया। बोलो। एक ऐसा एलिमेंट चूज करके करना पड़ेगा आपको।
तो एलिमेंटल एनालिसिस से ही सब रिजल्ट्स आए हैं, वही हमें भी करना पड़ेगा। तो अब इस बुक में गलतियां बड़ी कम है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये सही होगा फॉर्मूला। क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, रिजल्ट आपको याद रखना है। जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, मैं बता भी दूंगा कि इनकी जरूरत ज्यादा है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ही एलिमेंट पकड़ के इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड शेप्स को मिला के जो बनेगा तो सीधे फॉर्मूला याद रख के हो जाएगा आपका काम। लिख लिए क्या? कितने हो गए? 16। दो और ऐड कर ही लो, रटना आपने 16 भी नहीं है, 17 18 भी नहीं है। लिखो, यहाँ कंप्लीट होता है सब। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है। व्हाट इज सेंट्रॉइड? मीडियंस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा सेंट्रॉइड। जी, हो गया लिख के। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, याद क्या क्या रखना है। लिखवाने को तो और 50 फॉर्मूले हो जाएंगे। अब वो समझो कि क्या क्या ज्यादा पूछते हैं एज फार एज नीट इज कंसर्न। रॉड, जेई मेंस में भी स्क्वायर पे क्वेश्चन कम है, बट ये सब इजी है याद रखने को। रिंग पे क्वेश्चन होते हैं। रॉड और रिंग करना, अभी तक तो सेमी सर्कुलर रिंग नहीं पूछा है। सॉलिड स्फीयर याद रखेंगे, अभी क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो सॉलिड हेमिस्फीयर भी याद रखना पड़ेगा। सेमी सर्कुलर रिंग याद रख लेना, ये थोड़ा इजी होगा। 2D में ये सब इंपॉर्टेंट है। यही सब है, बाकी तो क्या ही पूछते हैं, बहुत तो नहीं पूछते हैं।
ये सब स्किप कर देना। तो जरा फॉर्मूला बोलिए अब, रॉड का किधर, स्क्वायर लैमिना, रेक्टेंगल, थिन रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, 2r/π, सब सेंटर के ऊपर है। रिंग ऐसा नीचे रहेगा तो 2r/π नीचे आना। हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सब अबव सेंटर ही चलेगा। अच्छा ये ध्यान से देखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किधर है, क्या इस लाइन के अलोंग, इसके अबाउट इधर इधर सिमेट्रिक है, तो इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, जो पॉइंट आपने पहले लिखा था, इसमें भी सेम कहानी, इसीलिए सभी में कहाँ है, अबव सेंटर। तो रॉड का किधर था, मिड पॉइंट, स्क्वायर का, रेक्टेंगल, सेंटर, ठीक है। रिंग का, हाफ रिंग का, सेमी सर्कुलर वाले का 2r/π, ठीक है। हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, हाफ हेमिस्फीयर का, मतलब हेमिस्फीयर का हाफ क्या, r/2, हॉलो है तो, सॉलिड हुआ तो 3r/8। कंप्लीट सर्कुलर डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π। सिलेंडर का किधर होगा, h/2। हॉलो कोन h/3, सॉलिड कोन। अब इसमें कंफ्यूजन बड़ा रहता है, ठीक है, कि हॉलो में h/3 है या सॉलिड में h/3 है, किसमें मास नीचे की तरफ ज्यादा होगा, हॉलो में या सॉलिड में, सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या सेंटर ऑफ मास और नीचे होगा, तो वैल्यू किसकी छोटी होनी चाहिए, सॉलिड वाले की या हॉलो वाले की, सॉलिड वाले की। आ रहा है समझ में। सेम लॉजिक अगर आप रिंग और उसमें भी लगा सकते हो। सेमी सर्कुलर रिंग का कितने पे था, 2r/π, क्या इसको लगभग 2/3r बोल सकते हैं, क्या वो 0.6r हो जाएगा। एक रिंग है और एक सेमी सर्कुलर डिस्क लिखा था कहीं पे, क्या ये 4r/3π है, ये 3, इसको 3 ले लूं तो क्या है 4/9 हो जाएगा, ये 0.4r हो जाएगा। तो डिस्क में नीचे की तरफ मास ज्यादा है या रिंग में, डिस्क में ऑब्वियसली नीचे चौड़ाई ज्यादा है तो नीचे मास ज्यादा है, तो किसका सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा, डिस्क का। जो हॉलो वाले पार्ट है उनका दूर रहेगा, सॉलिड वालों का नीचे रहेगा, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर, सेंटर। सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π। सिलेंडर, सॉलिड या हॉलो, एक्सिस के मिड पॉइंट पे। हाइट अगर 10 है तो किधर पे होगा, नीचे से 5। हॉलो कोन में कितना, सॉलिड में, आर्क में 2r साइन θ/2 अपॉन थीटा रेडियंस में यूज करना। इसमें एंगल कितना है यहाँ पे, तो वो भले आपको 30 डिग्री दे देंगे तो आप थीटा कितना ले लोगे, 15, तो ऊपर 15 यूज करना है, नीचे 45, ठीक है। नीट में ये सब याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। बोलो कौन से आर्क में, कौन सा आर्क किधर गया, कहाँ पे आर्क, 2r ही दिया है मेरे सामने, रिजल्ट है पीछे, इसका आंसर चेक कर लो बेशक। अच्छा, अरे इसी को
एक दो क्वेश्चंस में हार्डली यूज होगा, उसके लिए मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि रट जाओ, और अभी फॉर्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएंगे रटने के लिए। एनीवेज अरे लिखो ये यार, कितना बात करते हो। ये लिखो, आगे इसका यूज है। दो अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप्स को मिला के जब एक तीसरा शेप बनाओगे तो बोलेंगे नए वाले शेप का सेंटर ऑफ मास बताओ। तो यही यूज करना है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ काट के निकालेंगे तो यही फॉर्मूले में ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा। सेम होता है, सेम। उसमें अलग अलग होगा। सेम, हम लोग के ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं, जी यूनिफॉर्म मान लेंगे तो दोनों सेम पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी सेम मोशन है, जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास बिहेव करेगा वैसे ही करेगा। आप ये समझ लो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स का फोटो बनवाया है सब में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही चीज है, ठीक है, जब तक यूनिफॉर्म है तब तक। बन गया भाई, लिख लिया। इसके नीचे लिखना फॉर 1D ऑब्जेक्ट्स, जो आपने पहले भी कहीं लिखा था। फॉर 1D ऑब्जेक्ट्स मास किसके प्रोपोर्शनल था? लेंथ। 2D में, 3D में, वो पॉइंट इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे एक्चुअल यूज होगा उसका। फॉर 1D ऑब्जेक्ट्स मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ
for 2D objects mass proportional to area and for 3D objects mass proportional to volume. लिख लिए? क्वेश्चंस देखो। 7 मिनट है उस घड़ी के हिसाब से, तो 7 सवाल तो किए ही जा सकते हैं। यही नोट में लिखवा रहा था जब बात कर रहे थे। 1 डायमेंशनल लेंगे रॉड को तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू मास कर लो। और रॉड के लिए कहाँ पे लाई करता है COM? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो, मास ले लो, आंसर आएगा फटाफट। रॉड 1 डायमेंशनल मानेंगे तो मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के। इसका लेंथ L0 है, इसका मास अगर M माना है तो इसका लेंथ 2L0 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2M। ये तो एक बात हुई कि मास मिला। इसका लेंथ अगर L0 है तो ओरिजिन से कितने दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा? मिड पॉइंट पे होगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? L0/2 कॉमा इसका इसके मिड पॉइंट पे होगा, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 0, L0। अब बस आपके पास मासेस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर्मूला यूज कर लो XCM और YCM का। ये ऐसा नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो M इंटू कितना हो जाएगा? L0/2 प्लस 2M इंटू कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय इनका मास कितना हो जाएगा? 3M। और यहाँ से M और M काट देंगे, क्या बचेगा अपने पास?
जी चुप हो जाओ ना जरा। जिस दिन शांत रहना सीख गए ना, उस दिन कुछ कर लोगे जीवन में, वरना रील लाइक करूंगा मैं आपका। बोलिए। कहाँ पे L0/2? ये तो वो तो x में यूज करेंगे ना। अरे देश इसीलिए संकट में है। चलो आगे। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन और करोगे अभी, ऐसे कैसे जाने दूंगा। अभी टाइम है। ऑब्वियसली वही देने जा रहा हूँ। सैफरीन, आप लास्ट ईयर किस चैप्टर में आए थे? प्रॉपर्ली आए थे हम ग्रेविटेशन से, शुरुआत की थी। तो अभी टाइम है। लास्ट ईयर ग्रेविटेशन पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद? ग्रेविटेशन पहले, उसके बाद पहले। ठीक है। आपने ग्रेविटेशन के बाद वो क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद अरे चुप रहो राजन्ना। लड़ना है तो एकदम WWE जैसा लड़ो, कि मैं भी बंद करके देखूं। मतलब थोड़ा मोड़ा मत लड़ो, टाइम पास कर रहे हो। तब बाल वाल खींचो, कपड़ा वपड़ा फाड़ो, तब कुछ मजा आए। बिग बॉस चाहते आप बकचोदी ना करें। कहाँ सुनोगे? बिग बॉस को बोलेंगे "चल, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कीजिए"। हम्म। एक्स तो कैलकुलेट करने का क्या सिमेट्री है? कैसे है? वर्टिकल सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है? वर्टिकल है। क्या इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होगा? एक को एक कैलकुलेशन से बच जाओगे, तो आपका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे ऊपर या नीचे होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? यहां तक डिस्टेंस कितना है? इसके क्या आधा अंदर होगा ये, तो 2a + a/2 कितना हो जाएगा? 2.5 है। तो हम बोलेंगे ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक पॉइंट तो यही लिख सकते हैं, सिंस लाइन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री passes, इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? x = 2.5 है या y = 2.5 है? x = 2.5 है। हम लिखेंगे COM lies
ऑन इट, देयरफॉर XCM भी कितना हो जाएगा 2.5 है। YCM कैलकुलेट कर लो। प्लेट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, 1D या 2D? 2D है, मास प्रोपोर्शनल टू एरिया करना है। देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे, आप ध्यान देना, फिर लिख लेना, फिर जाना। समझने वाली चीज है, किसी भी एक शेप को आप कह दो 1, किसी दूसरे को कह दो 2। हमें ये पता है कि मास किसके प्रोपोर्शनल होगा अगर ये 2 डायमेंशनल है तो एरिया के। क्या मास के बारे में कुछ भी बोला है क्वेश्चन में? नहीं। लेकिन क्या एरिया निकालने के लिए डायमेंशन दे रखा है? क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो हम लिखेंगे फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, एरिया फटाफट कैलकुलेट करके रखना। मास विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो 1 मार्क किया है उसका एरिया कितना हो जाएगा 5a²। ओके, हाँ ये नहीं होगा तो कैसे ही करोगे, ये भी 5a ले लो। तो ये अगर 5a है, a निकल जाएगा तो इस सेकंड वाले का लेंथ कितना होगा 4a, और ये a कितना हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है उसको m बोल देंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा 4m। ये एक पार्ट हुआ मास निकालने वाला। दो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके मिड पॉइंट पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या उनके कोऑर्डिनेट दे सकते हो? ये होगा इसका, कितना अंदर होगा, पूरा अगर 5 है 2.5 अंदर होगा, कितना ऊपर जाना पड़ेगा 4a, और इसके अंदर कितना जाएंगे a/2, तो 4a प्लस a/2 कितना हो जाएगा 4.5 है या 9a/2। इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा। अंदर कितना जाना है 2a आ गए, और अंदर कितना और जाएंगे, क्या ये हम निकाल ही चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, तो फाइनल में भी वही आएगा। वेटेड एवरेज लेते हैं, ऊपर कितना उठना पड़ेगा, बस अब आप यूज कर लीजिए, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रहा सब कार्यक्रम करने के लिए डेटा। तो ये वाला पॉइंट तो डेफिनेटली सीख जाए, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे आप कैलकुलेशन। सिमेट्री देखना, जनरली जो क्वेश्चंस पूछते हैं सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, क्योंकि और भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में। तो XCM हमें पता, हम YCM के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। YCM कितना आया, आया किसी का? हम्म, तो XCM हो जाएगा 2.5 पे, YCM हो जाएगा 61/18 पे। ऐसे ही ई शेप का प्लेट होगा, ये सब 2D में है, 3D में ऐसा रेन ड्रॉप करवाना है मेरे को। ऐसा रेन ड्रॉप जो होता है किन दो शेप से मिलके बना होगा, कोन और हेमिस्फीयर, सॉलिड या हॉलो। ऑब्वियसली सॉलिड अंदर से खाली थोड़ी होता है। सॉलिड हेमिस्फीयर का कहाँ होता था 3r/8। सॉलिड कोन का, इसमें सिमेट्री किसके अलोंग है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो क्या इसी लाइन पे लाई करेगा? ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा अब।
जाएं। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। तो देखो इसमें बचा क्या क्या है, एडिटिव मासेस के कुछ क्वेश्चंस, सब्ट्रैक्टिव मासेस, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, और उसके बाद कोलिजन भी इसी चैप्टर के बाद करवाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नॉट बीइंग वायलेंट।